आप सब कैसे हो? आई होप सो कि आप सब अच्छी होंगी। एग्जाम पॉइंट में आप लोग का स्वागत है। एग्जाम पॉइंट की तरफ से आप लोगों के लिए 67 बीपीएससी सीडीपीओ एग्जामिनेशन को लेकर मॉडल प्रैक्टिस सेट शुरू कर दिया गया था। कई सारे मॉडल प्रैक्टिस सेट भी करवा दिए गए हैं। आप लोग मेरे चैनल एग्जाम पॉइंट के प्लेलिस्ट में जाके चेक करिएगा, आपको पता चल जाएगा। देखिए, मॉडल प्रैक्टिस सेट 19 चल रहा था, जिसमें मैंने 30 क्वेश्चन तक कंप्लीट कर दिया था। 30 क्वेश्चन के बाद आज मैं आपको उसके आगे एक क्वेश्चन आपको बताने वाली हूँ। देखिए, जैसा कि आप सबको पता ही है कि 67 बीपीएससी के एग्जामिनेशन का डेट बढ़ गया है, यानी 23 जनवरी को अभी एग्जामिनेशन नहीं होगा पीटी का, तो टाइम ज्यादा मिल गया है। इससे पहले वाले वीडियो मैंने आपको कहा था कि मैं मेंस के लिए भी एक एक करके क्वेश्चन लाऊंगी, तो मेरा मेंस का क्वेश्चन तैयार हो रहा है। बस 1-2 दिन के बाद आप लोग को मेंस के भी एक एक क्वेश्चन मैं करवाऊंगी। तो आज आप लोग के लिए मॉडल प्रैक्टिस सेट का जो 30 क्वेश्चन तक कंप्लीट हो चुका था, उसके आगे के करवा देती हूँ। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के लिए मेंस का, यानी मेंस में इंडियन हिस्ट्री के, मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री का क्वेश्चन मैं लेकर आऊंगी। एक क्वेश्चन उसको अच्छे तरीके से अपने अकॉर्डिंग मैंने डिस्क्राइब किया है, वही चीज मैं आपके साथ शेयर करूंगी। तो चलिए, आज का जो 67 बीपीएससी सीडीपीओ एग्जामिनेशन के मॉडल प्रैक्टिस सेट चल रहा था, उसमें 30 क्वेश्चन के आगे का क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। तो देखिए, आगे का क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 31 से। 31 में देखिए, सबसे पहला जो क्वेश्चन पूछा गया है, उससे पहले मैं आपको बता देती हूँ, जितने भी क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगी उससे रिलेटेड हर एक फैक्ट्स को मैं बताऊंगी। जितने भी जुड़े हुए फैक्ट्स रहेंगे सबको मैं बताऊंगी। कभी कभी थोड़ा बहुत मुझसे भी मिस्टेक हो जाती है, तो उसके लिए मैं माफी चाहूंगी। आप लोग थोड़ा सा उसमें देख लीजिएगा। अगर कहीं भी कोई डेट वगैरह मैं गलती बता देती हूँ तो एक बार आप लोग रीचेक कर लीजिएगा, और आप लोग मुझे भी कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा, क्योंकि मैं भी एक बीपीएससी के स्टूडेंट हूँ, तो थोड़ा सा मुझसे भी गलती होता है, तो मुझे भी पता होना चाहिए कि कहाँ पर मुझसे गलती हुई है, और फिर मैं अपने आप को भी सही कर लूंगी उस टाइम। तो चलिए, आज का शुरू करते हैं सेशन, यानी 31वां क्वेश्चन देखते हैं 67 बीपीएससी सीडीपीओ एग्जामिनेशन का मॉडल प्रैक्टिस सेट में। तो देखिए, 31 में जो पूछा जा रहा है, क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा। देखिएगा किस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है। सबसे ज्यादा तो आपको पता है कि मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और आपको पता है गवर्नर जनरल, ये सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो क्वेश्चन का आप लोग बटिस देखिएगा किस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो देखिए, पूछा जा रहा है कि भारत में अकाल संहिता की सिफारिश किस आयोग के द्वारा की गई थी। ध्यान दीजिएगा, अकाल संहिता सिफारिश किसके द्वारा? देखिए, मैकडोनाल्ड आयोग, कैपेबल आयोग, लयान आयोग, या फिर डी ऑप्शन में देख लीजिए। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 31 का जो सही आंसर होगा, तो आपको मैं बता देती हूँ ऑप्शन डी हो जाएगा। स्ट्रेटजी आयोग के द्वारा ये जो किया गया था, क्या किया गया था? तो देखिए, अकाल संहिता की सिफारिश की गई थी, तो इसको ध्यान रखिएगा। अकाल संहिता की सिफारिश इसी के द्वारा किया गया था। अब देखिए, मैं आपको बता देती हूँ। देखिए, 1866 में दुर्बच्ची ने भारत में कई भाग में भयानक रूप से धारण किया था। इसी के जांच के समाधान के लिए जॉर्ज कैपेबल की अध्यक्षता में एक आयोग का गठित किया गया था, और कैपेबल आयोग के, परंतु उसके बाद वो अच्छे तरीके से काम नहीं कर पाए, जिसकी वजह से स्ट्रेटजी आयोग का भी गठन किया गया था। सबसे पहले कब हुआ था? तो 1866 में हुआ था, और उसके बाद ये दुर्बच्ची जो आयोग अच्छे से नहीं चला, उसी को सही करने के लिए ये स्ट्रेटजी आयोग आया था। अब चलिए, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मूक नायक समाचार पत्र में कौन सा संबंध है? तो देखिए, मूक नायक, ध्यान दीजिएगा, नाम है, ठीक है। मूक नायक समाचार पत्र में कौन सा संबंध रखते हैं? तो देखिए, ज्योतिबा फुले, BR अम्बेडकर, NN रॉय, एनी बेसेंट। ये सारे नाम आपने कई बार पढ़ा होगा, बिल्कुल पढ़ा ही होगा। लगातार आप लोग पढ़ रहे होंगे तो आप लोग को कई बार ये नाम भी आया होगा, ज्योतिबा फुले। तो देखिए, इसका जो सही आंसर हो जाएगा 32 का ऑप्शन BR अम्बेडकर। ड्राफ्टिंग कमेटी का सही यही थे, तो ध्यान दीजिएगा, BR अम्बेडकर के द्वारा ही ये किया गया था। मूक नायक समाचार पत्र का संबंध था। नए क्वेश्चन है कि इनमें से किसने तिलक को भारतीय असंतोष का जनक कहा? देखिए, ये क्वेश्चन जो है ना बीपीएससी का वेरी इंपॉर्टेंट रख लीजिए आप लोग, ठीक है। ये क्वेश्चन जो है ना बीपीएससी का बहुत ज्यादा फेवरेट है। प्रीवियस क्वेश्चन बैंक उठा के देखिए, कई जगह यह क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि जीवी तिलक यानी बाल गंगाधर तिलक को भारतीय असंतोष का जनक किसने कहा? तो देखिए, जो कहने वाले जो व्यक्ति थे वो थे बेनेडिक्ट सिरोले ने ही ये कहा था कि भारतीय असंतोष के जनक बाल गंगाधर तिलक है। बाल गंगाधर तिलक ने गणेश गीता रहस्य वगैरह पुस्तक भी लिखी थी, और गणेश जो महाराष्ट्र मनाया जाता है उसकी शुरुआत भी इन्होंने ही किया था। तो असंतोष का जनक वेलेंटाइन सिरोले के द्वारा कहा गया है जीवित तिलक को, इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान दीजिएगा। अब देखिए, 1902 की ईस्वी में सिरोले भारत का यात्रा पे आए थे, और उसी टाइम ब्रिटिश से पत्रकार, लेखक, इतिहासकार थे। और ये जो सिरोले थे ब्रिटिश पत्रकार और लेखक भी थे, ब्रिटिश के थे, ध्यान दीजिएगा, ब्रिटिश के थे। और ये जो आए थे 1902 के टाइम पे आए थे, और उसी टाइम इन्होंने भारतीय असंतोष का जनक बाल गंगाधर तिलक को कहा था।
अब चलिए इसमें देखिए कि इनमें से किस व्यक्ति ने गांधी जी को अपना राजनीतिक गुरु मानते हैं। मैंने इससे पहले वाले वीडियो में, यानी कि इससे पहले वाले क्वेश्चन जो आए थे उसमें मैंने आपको बताया था। तो देखिए इनमें से जो व्यक्ति जो गांधी जी को अपना राजनीतिक गुरु मानते हैं तो कौन हो जाएंगे, तो गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले। अब गोपाल कृष्ण गोखले के जो गुरु हो जाएंगे वो एमजी रनाडे हो जाएंगे। एमजी रनाडे हो जाएंगे, इसको ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखिए महात्मा गांधी के राजनीतिक जो गुरु हो गए गोपाल कृष्ण गोखले होंगे, जो उदारवादी दल के प्रमुख नेता थे। और नमक कर के उन्मूलन, अनिवार्य प्राथमिकता, शिक्षा प्रचार, सरकारी नौकरी और चुनाव तथा स्वतंत्र भारतीय अर्थव्यवस्था के पक्षधार में भी थे। कौन थे, तो गोपाल कृष्ण गोखले थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि न्यू इंडिया कॉमन बिल समाचार पत्रों का संबंध है, तो किससे है न्यू इंडिया कॉमन बिल, तो देखिए आरसी दत्ता, महात्मा गांधी, राजा राम मोहन राय, एनी बेसेंट। तो देखिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा 35 का एनी बेसेंट। क्या हो जाएगा, एनी बेसेंट। और कब से कब, तो देखिए मैं यहाँ पर लिख देती हूँ 1847 से लेकर 1933 तक। देखिए इसमें समाज सुधारक तथा इथोपिकल सोसाइटी की भी प्रमुख थी। इथोपिकल सोसाइटी के बारे में आप जानते हैं, उसकी प्रमुख थी। इन्होंने सितंबर 1915 में महिलाओं के अधिकार के, दलितों को उत्थान के लिए होम रूल की स्थापना भी किया था। और न्यू इंडिया कॉमन बिल पत्रिकाओं का भी प्रारंभ इन्होंने अपने विचारों को फैलाने के लिए किया था। जो विचार थे उनको फैलाने के लिए इस सारे बुक का इन्होंने पत्रिका कहेंगे, बुक नहीं, पत्रिका का इन्होंने अनावरण किया था, जिसका नाम था न्यू इंडिया कॉमन बिल। ये सारे पत्रिका का अपने विचार के लिए। और होम रूल के संस्थापक भी कौन कहलाएंगे, तो एनी बेसेंट को भी कहा जाएगा। कब, तो 1915 में महिलाओं का अधिकार के लिए। कब होम रूल का स्थापना हुआ, तो 1915 में। किसके लिए, तो महिलाओं के अधिकार के लिए। और जो पत्रिका निकाला गया, क्यों निकाला गया, तो अपने विचार को फैलाव करने के लिए। बस इस तरीके से सीक्वेंस में एक चीज को एक साथ जोड़ जोड़ के पढ़िएगा ना, आपको भी मजा आएगा और याद हो जाएगा। और यही जो फैक्ट्स है ना, आपके एग्जामिनेशन के टाइम पे जो भी क्वेश्चन में आपको डाउट होगा, इसी फैक्ट्स के जरिए आप सही आंसर तक जा सकते हैं। तो इसको ध्यान रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये सारी चीज। अब चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि आईटीसी, ध्यान दीजिएगा, आईटीसी जेड जो इसका अभिप्राय क्या है। तो देखिए 36 का जो सही आंसर होगा मैं आपको बता देती हूँ। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि अतः उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र। अतः ध्यान दीजिएगा, अतः उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र होते हैं। ठीक है, इसको ध्यान दीजिएगा। देखिए जो हो जाएगा ना आपका, जो इसका ये आईटीसीजी का फुल फॉर्म क्या है, आप मुझे जरा कमेंट करके बताइएगा। मैं आपको बता देती हूँ, विषुवत रेखा के आसपास अवस्थित, जहाँ पे उत्तर पूर्वी दक्षिण पूर्वी में व्यापारिक पवन एक दूसरे से मिलते हैं, इसी क्षेत्र खोज को लिए 1920 से 1940 में बीच में किया गया था। ध्यान दीजिए, उत्तर से पूरब, उसके बाद दक्षिण से पूरब जब व्यापारिक पवन आते हैं, उसी की खोज कब हुआ था, 1920 में खोज किया गया था। किसके द्वारा, तो देखिए आईटीसीजेड के द्वारा किया गया था। ठीक है, इसका फुल फॉर्म मुझे कमेंट करके बताइएगा, फुल फॉर्म क्या होता है। ऐसे आईटीसीजेड क्या है, तो देखिए ये जो पवन जो है व्यापारिक पवन है, उसी को खोज के लिए खोज किया गया था, इसी के जरिए। बस इतना ध्यान रखिएगा आप लोग। अब देखिए पूछा जाए कि राणा प्रताप सागर बांध किस नदी पर बनाया गया है। तो देखिए घाघरा, यमुना, कोसी, कमला। तो देखिए कोसी जो है वो मैं आपको बता देती हूँ। देखिए अगर बिहार की बात करेंगे तो उत्तर बिहार की नदियां हैं। ठीक है, उत्तर बिहार की नदियां ये आ जाएगी कोसी। और कोसी की इसकी 7 धाराएं, जिसको सत कौशकी के नाम से भी जाना जाता है, नेपाल से निकलती है। तो इसको पता है, या बिहार में इसे शोक नदी के नाम से भी जाना जाता है कोसी को। तो इसको ध्यान रखिएगा। पूछा जा रहा है कि राणा प्रताप सागर बांध किस नदी पर बनाया गया, तो 37 का जो सही आंसर हो जाएगा आपका। देखिए इसका जो 37, पहले आप ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन हो जाएगा। उसके बाद 37 में देखिए इसका सही आंसर ऑप्शन ई, यानी इन सभी में से किसी पर नहीं घाघरा पे नहीं, यमुना पे नहीं, कोसी पे नहीं, कमला पे, बल्कि किस पे है, तो चंबल नदी पर। किस पे, तो चंबल नदी। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ। ठीक है, चंबल नदी पर बनाया गया। कहाँ, तो चंबल नदी पर यह बनाया गया है बांध, जिसका नाम क्या है, राणा प्रताप सागर बांध। इसको ध्यान रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और ये राजस्थान को तथा राजस्थान और उससे जितने भी जुड़े हुए राज्य हैं उसे लाभान्वित करते हैं। खास करके कहाँ, तो राजस्थान। यहाँ मैं आर कर देती हूँ। ठीक है, राजस्थान को लाभान्वित करता है, यानी राजस्थान ज्यादा इसका फायदा उठाता है। अब देखिए अमरकंटक उद्गम स्थल है। अमरकंटक से कौन कौन से उद्गम स्थल है, सोन, नर्मदा एवं महानदी, सोन, चंबल एवं बेतवा। तीसरा में देखिए नर्मदा, बेनगंगा और केन। महानदी, ताप्ती या सोन, उपयुक्त में से कोई भी नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो 38 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। देखिए इसको देखिए सही तरीके से देखिएगा। सोन तो सबको पता रहता है कि अमरकंटक से निकलता है। और ध्यान दीजिएगा नर्मदा और महानदी, नर्मदा महानदी का भी उद्गम स्थल अमरकंटक से ही है। तो इन सब जो चंबल और बेतवा, बेनगंगा, केन है, ये सब का अमरकंटक से नहीं, बल्कि सोन, नर्मदा, महानदी का उद्गम स्थल अमरकंटक से होकर आता है। तो इसको ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है।
अब देखिए फैक्ट से मैं बता देती हूँ, सोन नदी जैसे कि अमरकंटक की पहाड़ी से सोसाकुंड नामक स्थान से निकलती है। यह नदी मिर्जापुर के दक्षिण भाग में प्रवाहित होती है तथा पटना से पहले गंगा में मिल जाती है। ठीक है, पटना से पहले ही आके गंगा में मिल जाती है। और नर्मदा नदी अमरकंटक से निकलकर मैकाल पठार के बहने के बाद पश्चिम की ओर चली जाती है और यह नदी गुजरात के खंबात के खाड़ी में जाकर गिर जाती है। दूसरा हो गया, तीसरा बच गया हमारा महानदी। तो महानदी मध्य प्रदेश के रायपुर जिले से सियाब के निकट अमरकंटक के श्रेणी के पहाड़ी से निकलती है और बंगाल के खाड़ी में जाके गिर जाती है। एक बार रिपीट कर देती हूँ, सोन जो है अमरकंटक की पहाड़ी से सोसाकुंड नामक से निकलती है। कहाँ? तो मिर्जापुर से दक्षिण में प्रवाहित होकर पटना से पहले आकर मिल जाती है गंगा से। ठीक है, दूसरा हो जाएगा नर्मदा नदी अमरकंटक से निकलकर मैकाले पठार के बहने वाली के पश्चिम की ओर में जाती है और गुजरात के खंबात के खाड़ी में जाकर गिर जाती है। तीसरा हो जाएगा महानदी जो मध्य प्रदेश के रायपुर के सियावा से निकट में अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है और बंगाल की खाड़ी में जाकर गिर जाती है। तो तीनों का मैंने आपको बता दिया कि कहाँ से इसका उद्गम स्थल होता है और कहाँ जाकर अपना ये पानी छोड़ देती है। मैंने बता दिया, इसको आप अच्छी तरीके से कॉपी में लिख लीजिएगा, जिनको नहीं पता होगा उनको। अब चलिए उसके बाद एक क्वेश्चन देखिए कि निम्नलिखित में से सुमेलित कीजिए। देखिए एक क्वेश्चन सुमेलित से जरूर बीपीएससी पूछता है, एक क्वेश्चन जरूर पूछेगा आपसे। ठीक है, किसी भी आपका सब्जेक्ट में पूछे, लेकिन 1 से 2 क्वेश्चन आपका इस सुमेलित करने के लिए जरूर पूछेगा। तो देखिए एक तरफ जो दिया हुआ है इधर जाति का नाम है, ठीक है, जनजातियां का नाम है, भोटिया, गुज्जर, गड्डी, दाफला। एक तरफ देखिए राज्य का नाम है। तो देखिए 39 का जो सही आंसर हो जाएगा मैं आपको बता देती हूँ, इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी कि 1 का 4, यानी कि भोटिया कहाँ है? उत्तराखंड। तीसरा का देखिए बी का 3 क्या हो जाएगा? तो गुर्जर है कश्मीर। देखिए गुर्जर कश्मीर अच्छे से याद होगा आपको। सी का 2 गद्दी कहाँ हो जाएगा? हिमाचल प्रदेश। डाफला कहाँ हो जाएगा? तो अरुणाचल प्रदेश। मैंने यहाँ पे मिला दिया है, आप लोग कॉपी में लिख लीजिएगा। अब चलिए उसके बाद देखिए कि साल के वनों में सार्वधानिक भंडार पाया जाता है। साल के तो पेड़ देखे ही होंगे आप लोग, साल के। तो देखिए साल के जो वन होते हैं उनमें सार्वधानिक भंडार क्या पाया जाता है? नीलगिरी के पहाड़िया में, दून की घाटी में, अरावली के असम में। तो देखिए इसका जो 40 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। कहाँ? तो दून की घाटी में। ठीक है, दून के घाटी में वनों का सार्वधानिक भंडार पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तेलंगाना में राज्य में निम्नलिखित में से किस राज्य समूह से घिरा हुआ है? तो देखिए यहाँ पे जितने भी राज्य दिए हुए हैं कि तेलंगाना राज्य कितने राज्यों से घिरा हुआ है, तो मैं आपको बता देती हूँ 2 जून 2014 को तेलंगाना जो है वो आंध्र प्रदेश से एक हटकर एक अलग राज्य बना था। 10 जिलों के साथ लेकर अपना एक राज्य बनाया था। कब? 2014 में 2 जून को। ठीक है, तो इसमें पूछा है कितने राज्यों से घिरा हुआ? तो 41 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि महाराष्ट्र, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और छत्तीसगढ़ से घिरा हुआ है 5। ठीक है, आपसे पूछेगा कि तेलंगाना कितने राज्यों से घिरा हुआ, तो सीधा याद रखिएगा तेलंगाना कितने राज्यों से घिरा हुआ है? तो टोटल 5। पहला महाराष्ट्र, दूसरा कर्नाटक, तीसरा आंध्र प्रदेश, चौथा उड़ीसा और 5वां छत्तीसगढ़ है। आंध्र प्रदेश से तो हटकर बना ही था, तो आंध्र प्रदेश हो गया। बाकी आप 4 नाम याद कर लीजिएगा इसको। अब चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 42 में पूछा जाएगा कि मुख्य सीमा जिसको एमबीटी अलग होता है, किससे? एमबीटी किससे अलग होता है? तो देखिए यहाँ जो ऑप्शन दिया हुआ है उसके हिसाब से आप देख लीजिए, मैं उसका आंसर आपको बता देती हूँ एमबीटी किससे अलग होता है। तो 42 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, शिवालिक एवं लघु हिमालय से एमबीटी अलग होता है। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। अब देखिए मुख्य भूमि जैसे कि मेन जो बाउंड्री हो जाएगा, यानी कि मेन बाउंड्री थ्रस्ट जो हिमालय से लघु हिमालय के अलग करता है उसे कोनोजाइक युग भी से संबंधित होता है। ठीक है, तो इसको ध्यान रखिएगा। मुख्य भूमि जो है वो लघु हिमालय और मध्य हिमालय को अलग करता है। अब देखिए जैसे कि नेक्स्ट आ गया फूलों की घाटी कहाँ स्थित है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फूलों की घाटी, नंदा देवी, फूलों की घाटी, ये सब कहाँ स्थित है? तो देखिए यहाँ जो उत्तराखंड में तो स्थित है, सबको पता है, लेकिन उत्तराखंड के किस जगह पर है? तो 43 का जो सही आंसर हो जाएगा आप लोग के लिए ऑप्शन बी, गढ़वाल हिमालय में है। कहाँ है? गढ़वाल हिमालय में है। 43 का गढ़वाल। फूलों की घाटी जैसे कि भारतीय राष्ट्रीय पार्क है जो पश्चिम बंगाल के उत्तराखंड में अवस्थित है। जैसा कि मैंने आपको कहा उत्तराखंड में तो सबको पता है, लेकिन गढ़वाल हिमालय में इससे संबंध रखता है, तो इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब देखिए भारत में कोयला किस भौमकीय सेल समूह में पाया जाता है? तो देखिए भारत में जो कोयला है वो किस भौमकीय सेल समूह में पाया जाता है, इसको आप ध्यान दीजिएगा। देखिए क्या लिखा हुआ है। ठीक है, धारवाड़, गोंडवाना, विंध्या या फिर कलपड़ा। तो देखिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा 44 का जो सही आंसर हो जाएगा आप लोग के लिए ऑप्शन सी, गोंडवाना लैंड में। ठीक है, गोंडवाना लैंड में पाया जाता है भारत के कोयला का भौमकीय सेल समूह है, तो इसको ध्यान रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये।
अब देखिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि रोहतांग दर्रा किन दो घाटियों से होकर जुड़ता है। देखिए मैं आपको बता देती हूँ, पहले जितने भी आक्रमणकारी आए हैं हमारे भारत पे आक्रमण किए हैं, उन सभी लोग दर्रा का प्रयोग करते थे। अब दर्रा क्या होता है तो मैं बता देती हूँ। देखिए इधर के पहाड़ है और इधर के पहाड़ जो बीच से रास्ते जो निकल रहे हैं इसी को दर्रा बोलते हैं, ठीक है। जो ऊंचे ऊंचे पहाड़ के बीच में जो रास्ते निकल रहे हैं इसी को दर्रा बोलते हैं। और जितने भी आक्रमणकारी भारत में अगर आए हैं तो दर्रा को ही पार करके आते थे, दर्रा को पार करके और भारत में आक्रमण करते थे। तो रोहतांग दर्रा किन दो घाटियों के बीच में जोड़ता है, तो देखिए इसका जो 45 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कुल्लू और स्पीति घाटी को जोड़ता है, ठीक है। रोहतांग दर्रा कुल्लू और स्पीति घाटी को जोड़ता है, तो इसको ध्यान दीजिएगा। तो आपको पता है रोहतांग दर्रा कहाँ है, तो देखिए रोहतांग दर्रा कहाँ है, हिमाचल प्रदेश में। यहाँ मैं आपको लिख देती हूँ, ठीक है। यहाँ देख लीजिएगा, हिमाचल प्रदेश यहाँ लिख देती हूँ, ठीक है। हिमाचल प्रदेश में ये स्थित है। रोहतांग दर्रा जो हो जाएगा वो हिमाचल प्रदेश में स्थित है। थोड़ा सा और अच्छे से लिख देती हूँ, वेट करिएगा, थोड़ा सा लिख देती हूँ मैं। हिमाचल प्रदेश में स्थित है क्या, तो ये रोहतांग दर्रा स्थित है। मैंने एरो दे दिया है, आप लोग समझ लीजिएगा, ठीक है। हिमाचल प्रदेश में स्थित है, जो पीर पंजाल हिमालय में की रेंज से अवस्थित है और जिसको लेह मनाली हाईवे से इसी संबंध रखती है, ठीक है। तो इसको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत के उत्तर पश्चिमी भाग में शीत ऋतु को वर्षा का प्रमुख कारण क्या है। तो देखिए जो भारत में है उत्तर पश्चिम समझ रहे हैं ना, जैसे कि ये हो जाएगा उत्तर हो जाएगा, दक्षिण हो जाएगा, पूरब हो जाएगा, ये पश्चिम हो जाएगा। तो उत्तर और आपका क्या पूछ रहा है, पश्चिम, यानी इस भाग से, ठीक है। पश्चिम भाग के शीत ऋतु के वर्षा की प्रमुख कारण क्या है, तो देखिए क्या कारण है इसका, तो देखिए इसका जो कारण है आपका 46 का सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। पश्चिमी बिछो हवाएं के वजह से ही उत्तर पश्चिम भाग में शीत ऋतु का वर्षा का कारण प्रमुख कारण बन जाता है। अब चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए 47, लेटराइट के मृदा के अधिकतम पाई जाती है। देखिए काटिज जोधपुर में, ठीक है। लेट जो मिट्टी का जो यानी कि उसकी जो खोज अच्छे तरीके से उसको बताया जाता है, उसको काटिज कहते हैं, ठीक। काटिज नाम के एक इंस्टीट्यूट है, वहां पे मृदा अपरदन जितने भी समस्या मृदा को लेकर होती है वहीं पे कहाँ पे है, तो ये ध्यान दीजिएगा, हैदराबाद में काटिज करके है, ठीक है। हैदराबाद में है या फिर कहीं और पे है, ऐसे तो मेरे ख्याल से हैदराबाद में ही है, ठीक है, काटिज, ठीक है। अब देखिए मट्टियों का जो वर्गीकरण है यानी मृदा का वर्गीकरण 8 भागों में किया गया है, 8 भागों में किया गया है, ठीक है। तो इसको ध्यान दीजिएगा। देखिए जो स्टेट मैंने आपको हैदराबाद बोला वो कंफर्म है कि नहीं, आप लोग एक बार जरूर देख लीजिएगा। ऐसे थोड़ा सा मेरे माइंड में है कि नहीं वो हैदराबाद में ही, काटिज करके नाम है, हैदराबाद में इसका अनुसंधान केंद्र है, ठीक है, मृदा का, और इसको 8 भागों में बांटा गया है। तो इसको ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा आप लोग देख लीजिएगा उसमें। अब देखिए कुछ क्या पूछा जाए कि लेटराइट मृदा अधिकतम पाई जाती है, कहाँ पाई जाती है लेटराइट मिट्टी, तो देखिए लेटराइट मिट्टी जो पाई जाती है सबसे ज्यादा जो पाई जाती है, ऑप्शन आप देख लीजिए, ऑप्शन के अकॉर्डिंग मैं बता देती हूँ, ये हो जाएगा, कर्नाटक में सबसे ज्यादा पाई जाती है लेटराइट मिट्टी। अब देखिए मैं आपको बता देती हूँ, लेटराइट मिट्टी में आयरन और सिलिका की प्रचुरता होती है, और देखिए आयरन प्रचुरता होती है, इसे 3 भागों में वर्गीकृत किया गया है। देखिए लाल लेटराइट, सफेद लेटराइट, ठीक है, उसके बाद तथा भूमिगत जो हो जाएगा जलवायु लेटराइट कहा जाता है, ठीक है, कि भूमिगत जलवायु लेटराइट, लाल सफेद लेटराइट। लाल लेटराइट में लौह अयस्क तथा पोटास की बहुलता होती है, इसकी उर्वरा शक्ति कम होती है। सफेद लेटराइट में क्रोमियम के कारण ही मिट्टी का जो रंग है वो सफेद प्रतीत होता है और इसकी उर्वरता शक्ति सबसे कम होती है। भूमिगत जलवायु लेटराइट की उर्वरता सबसे अधिक होती है। चाय की खेती के लिए सबसे प्रचुर जो है मिट्टी कौन है, तो लेटराइट मिट्टी है। चाय का खेती सबसे कहाँ होगा, तो ये हो जाएगा लेटराइट में। कॉफी के लिए कर्नाटक तो प्रसिद्ध है, लेकिन चाय की खेती भी कहाँ होगा, लेटराइट मिट्टी में होगा। इसको दें, लेटराइट को 3 भागों में बांटा गया, पहला सफेद, दूसरा लाल लेटराइट और तीसरा जो हो जाएगा आपका जलवायु लेटराइट, ठीक है, जो यानी कि जो पानी में जाकर पीली दिखाई देती है, यानी पानी में इसकी मिट्टी पीली दिखाई देती है, तो इसको ध्यान रखिएगा। अब चलिए उसके बाद देखिए निम्न में से कौन सा युगम सही नहीं है, तो देखिए चीज सही नहीं है। तो भाखड़ा नागड़ा बांध कहाँ है, तो देखिए भाखड़ा नागड़ा जो बांध है अभी मैं बता देती हूँ, मेरे स्टडी टेबल के सामने ही एकदम चिपकाया हुआ है, मैंने चिपका रखा है। तो देखिए भाखड़ा नागड़ा बांध सतलज में बिल्कुल सही है। इससे जो लाभान्वित होने वाला राज्य कौन है, तो पंजाब, हिमालय और हरियाणा और राजस्थान है। दूसरा आ जाएगा सरदार सरोवर बांध। सरदार सरोवर बांध आपको सबको पता है नर्मदा नदी पर। हीरा कुंड बांध कहाँ है, तो हीरा कुंड बांध महानदी पर बिल्कुल सही है। नागा अर्जुन सागर बांध कहाँ है, तो नागा अर्जुन सागर बांध जो है वो गोदावरी ना होकर कहाँ है, तो वो कृष्णा नदी पर है। कहाँ है, कृष्णा नदी पर है। और इससे लाभान्वित होने वाला राज्य कौन कौन है, तो देखिए मैं बता देती हूँ, आंध्र प्रदेश। एकलौता कौन है, तो आंध्र प्रदेश। हीराकुंड जो बांध हो गया आपका, ये जो महानदी पे है, उड़ीसा को लाभान्वित करता है। और सरदार सरोवर बांध आप सबको पता है, सरदार सरोवर बांध किसको लाभान्वित करता है, आप सबको पता ही है।
अब देखिए भाखड़ा नाखड़ा जो बांध हो जाएगा वो सतलज नदी पर है, और ये पश्चिम बंगाल, सॉरी हिमाचल प्रदेश, हरियाना, इस सारे राज्य हैं, पंजाब हैं, इन सबको लाभान्वित करता है। तो इसके अकॉर्डिंग सही जगह उइगम नहीं है, तो वो क्या हो जाएगा, डी। नागार्जुन सागर बांध गोदावरी पर नहीं बल्कि कृष्णा नदी पर है। अब देखिए रक्सोना किसकी पत्नी थी, कई बार आपने सुना होगा रक्सोना, ठीक है, मैं आपको बता देती हूँ। देखिए रक्सोना ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है लेकिन कभी कभी पूछ देता है बीपीएससी, ठीक है। तो देखिए रक्सोना जो थी वो 49 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी मैक्थेनीज, ठीक है। मैक्थेनीज की ही वाइफ का नाम रक्सोना था। मैक्थेनीज का पुस्तक का नाम इंडिका है, जिसमें चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में पूरी की पूरी जानकारी दी गई। इसको 7 भागों में बांटा गया था 30 लोगों को, तो इसको भी ध्यान रखिएगा। मैक्थेनीज का बुक नाम इंडिका है, ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था, और इसी की बीवी का नाम क्या है, तो रेक्सोना है, ठीक है, वाइफ का नेम रेक्सोना है। अब चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ रहा है, आप देख रहे हैं इसमें। देखिए निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं है, तो देखिए तारापुर परमाणु शक्ति केंद्र कर्नाटक, राउतभाटा परमाणु शक्ति केंद्र गुजरात, काकड़पड़ा परमाणु शक्ति केंद्र राजस्थान, कैगा परमाणु स्थान महाराष्ट्र। तो देखिए इसमें सम्मिलित कौन है, तो 50 का सही आंसर हो जाएगा आप लोग के लिए। ऑप्शन आप लोग देख लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। तो इससे क्या हो जाएगा, सी। क्या हो जाएगा, सी, ठीक है। सम्मिलित करने के लिए बोला था। देखिए 1 का आपका हो जाएगा 4, ठीक है, 1 का 4, 2 का 3, 3 का 2 और 4 का 1, यानी 4 3 2 1, उल्टा चलेगा 4 3 2 1, ठीक है। इसका देख लीजिएगा आप लोग। अब देखिए उड़ीसा में उच्च न्यायालय है, तो उड़ीसा का उच्च न्यायालय क्या, भुवनेश्वर, कोलकाता, कटक या चांदीपुर। अगर आप एलिमिनेशन मेथड अपनाइएगा ना तो आसानी से मिल जाएगा। उड़ीसा का क्या हो जाएगा, तो देखिए इसका जो हो जाएगा 51 का जो सही आंसर हो जाएगा, मैं आपको बता देती हूँ, ये ऑप्शन बी। क्या हो जाएगा, कटक, उड़ीसा कटक। आपने कई बार देखा यहाँ पे घूमने की भी बहुत ही अच्छी जगह, यानी कि आपको यूँ समझ लीजिए, बहुत सारे मंदिर वगैरह भी हैं, लोग घूमने के लिए जाते हैं कटक। तो उड़ीसा का जो उच्च न्यायालय है कटक है। कोलकाता तो बिल्कुल नहीं होगा, चांदीपुर बिल्कुल नहीं होगा, थोड़ा सा भुवनेश्वर में लोग जा सकते थे, लेकिन भुवनेश्वर ना होकर कटक होगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा, आप लोग के एग्जामिनेशन में बहुत ही मदद करेगा। अब चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको बता देती हूँ। नेक्स्ट हो जाएगा कि वह कौन सा देश है जहां पे मृत शरीर का हजारों साल संरक्षित रखा जाता है। देखिए अभी अभी न्यूज में था, डीएनए न्यूज में ये बहुत ज्यादा प्रचलित था कि जो ऐसा कौन सा जो मृत शरीर है जिसको हजारों साल संरक्षित रखा जाता है। 52 का जो सही आंसर हो जाएगा, मैं आपको बता देती हूँ, इसका जो सही आंसर हो जाएगा आप लोग के लिए, देखिए मिस्र, भारत, चीन, इंडोनेशिया। तो 50 मिस्र पे रखा जाता है। आप सबको पता है मिस्र में किस तरीके से घर बने रहते थे, बिल्कुल इसे ट्रायंगल टाइप में बने रहते हैं, ट्रायंगल टाइप पे, जिसको इजिप्ट के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है, इजिप्ट, ठीक है। तो मिस्र में ही जो होते हैं मृत शरीर को हजारों साल संरक्षित रखा जाता है, तो इसको ध्यान रखिएगा। अब चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 53 में कि रूस में कब क्रांति हुआ था। तो रूस की क्रांति कब हुआ था, देखिए डेट देख लीजिए आप लोग, मैं आपको बता देती हूँ। 53 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 1917 के टाइम पे। ध्यान दीजिएगा, रूस की क्रांति, चंपारण आंदोलन एक टाइम पे हुआ था। चंपारण भी कब हुआ था, तो 1917 में हुआ था। उसी टाइम रूस का भी एक क्रांति हो रहा था। इस तरीके से याद करिएगा, आपको याद हो जाएगा। और देख लीजिए, आप लोग कई बार पूछते हैं कि मैम आप किस पब्लिकेशन की बुक से बताती हैं, तो देखिए स्पार्क पब्लिकेशन की ये बुक है, देख रहे हैं आप लोग, यहाँ लिखा हुआ भी है, स्पार्क पब्लिकेशन की ये बुक है सेट प्रैक्टिस का, और इस सीडीपीओ के लिए निकला था, स्पेशली सीडीपीओ और बिहार स्पेशल बीपीएससी के लिए निकला था। मैंने उसी बुक को लिया था, नया बुक था ये, और इसी में ये देखिए स्पार्क पब्लिकेशन का, जिससे मैं आपको सेट प्रैक्टिस पर डे करवा रही हूँ। तो जो भी स्टूडेंट लेना चाहेंगे, पब्लिकेशन आपको दिख गया है, लिख सकते हैं। और मैं आपको बता देती हूँ, मैंने पहले भी आपको कहा था, बहुत सारे पब्लिकेशन का बुक मत लीजिए। मैं खुद आपको बता देती हूँ, मैं अपने दोस्तों के साथ बैठ के जब स्टडी करती हूँ, तो मैं उसमें बहुत सारे लोग ऐसे भी आते हैं, जैसे ग्रुप वगैरह में है तो आते हैं, तो बहुत सारे पब्लिकेशन के बुक टेबल पर रख लेते हैं, बहुत कंफ्यूजन होता है। तो बहुत सारे आपको पब्लिकेशन की बुक लेने की जरूरत नहीं है, 1 से 2 पब्लिकेशन की बुक ले लीजिए, उसी से आप पढ़िए, क्योंकि अब हर एक बुक में 19 से 20 रहता है, ठीक है। 19 से 20 का फर्क रहेगा, उस पर ही कंफ्यूजन क्रिएट कर देगा। आप किसी 1 से 2 पब्लिकेशन के बुक लीजिए और उसके बाद स्टडी करिए। मेरे पास आपको इंतजार करके देखे होंगे, तो स्पार्क का है, क्राउन का है, सेट प्रैक्टिस में बता रही हूँ मैं आपको, क्राउन और स्पार्क का है, और एक आस्था है। मैं 3 को फॉलो करती हूँ, ठीक है। उसके अलावा जो और हो जाएगा, यानी मेन बुक में, तो मैं केवीसी नैनो का बुक रखती हूँ ज्यादा करके। मेरे पास केवीसी नैनो का ही बुक है, केवीसी नैनो का ही क्वेश्चन बैंक है मेरे पास प्रीवियस ईयर्स के, मैं उसी को फॉलो करती हूँ और उसी को आगे भी फॉलो करूंगी, क्योंकि हर एक बुक में 19 और 20 रहता है। तो इसीलिए एक बुक या 2 एडिशन का बुक रखिए, उतना ही आप लोगों के लिए जरूरी रहेगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं आप। 54
54 में पूछा कि निम्नलिखित में से किस पूर्व प्रधानमंत्री की पुत्री नहीं है। तो देखिए प्रधानमंत्री की पुत्री नहीं है, तो पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी तो बिल्कुल है, शेख हसीना बिल्कुल है, बेनजीर भुट्टो, देखिए श्री मावो भंडारनायक। तो देखिए 54 का जो सही आंसर हो जाएगा आप लोग के लिए मैं बता देती हूँ, इसका हो जाएगा डी, ये नहीं है। ठीक है, भंडारनायक नहीं है बल्कि बेनजीर भुट्टो थे, शेख हसीना तो आपको पता ही है, इंदिरा गांधी है ही। नेक्स्ट देखिए, भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का पहला शहीद किसे माना जाता है। तो पहला स्वतंत्रता संग्राम कब हुआ था, तब 55 का, तो आपको सबको पता है 1857 की क्रांति। 1857 की क्रांति ये था, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था। तो इसमें क्या हुआ था, तो आपको पता ही है कि इसमें सबसे जो कौन थे, तो मंगल पांडे थे। कौन थे, तो मंगल पांडे थे, भगत सिंह चंद्रशेखर आजाद नहीं बल्कि मंगल पांडे थे। तो इसको ध्यान रखिएगा। अब देखिए 1857 की क्रांति के बताने की जरूरत नहीं है, फिर भी एक बार मैं रिपीट कर देती हूँ आप लोग के लिए कि भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम 1857 की क्रांति कहा जाता है, जिसमें शहीद जो हुए थे वो मंगल पांडे थे। उन्होंने चर्बी लगे हुए कारतूस को प्रयोग करने से इनकार कर दिया था, जिसकी वजह से मेरठ में सबसे पहले 1857 का विद्रोह को शुरू पात्र हुआ और इसी ने 29 मार्च 1857 में सैन्य अधिकारियों की हत्या कर दी गई थी। तो इसको ध्यान दीजिएगा। नए क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस राज्य में भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय कैंसर इंस्टीट्यूट स्थापित किया गया है। तो 56 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, हरियाणा में किया गया है। ध्यान दीजिएगा, हरियाणा में किसका, तो राष्ट्रीय कैंसर इंस्टीट्यूट स्थापित किया गया है। आप देख रहे हैं मैं हर एक क्वेश्चन के साथ आप लोग के लिए पूरा डिटेलिंग बता रही हूँ। क्वेश्चन भले ही आज कम हो चलेगा, लेकिन आप लोग को डिटेलिंग पूरा होना चाहिए, यानी पूरे फैक्ट्स पता होना चाहिए। इसलिए मैं क्वेश्चन भले ही 50 ना करवा पाऊँ, 30 करवाऊँ, 20 करवाऊँ, लेकिन जितने भी फैक्ट्स रहेंगे मैं आपको जरूर बताते चलूंगी। अब देखिए, अमाशय ग्रंथियों में पेप्सिन स्रावी कोशिकाएं हैं। तो पेप्सिन स्रावी कोशिकाएं क्या है, तो 57 का जो सही आंसर हो जाएगा आप लोग के लिए ऑप्शन सी, यानी कि मुख्य कोशिकाएं होते हैं। अब देखिए, चालिनी पट्टिका का भाग है। तो चालिनी पट्टिका का जो भाग क्या है, तो ऑप्शन डी, ठीक है, कोसाबाह, जिसको फ्लोएम के नाम से भी जाना जाता है। निम्न में से किस वैज्ञानिक ने द्रवों का उछाल संबंधी नियम देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है प्रतिपादन किया था। तो किसने किया था, तो 59 का सही आंसर हो जाएगा आप लोग के लिए ऑप्शन ए, आर्किमिडीज। आर्किमिडीज द्वारा ये किया गया था, डिस्प्लेसमेंट थ्योरी को रखा गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गैसों का दबाव निम्नलिखित में से किसमें पाया जाता है। तो देखिए किसमें पाया जाता है, तो मैंने ये क्वेश्चन पहले भी आ चुका है, बहुत अच्छे तरीके से मैंने डिस्क्राइब भी किया है इसको। तो 60 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मैनोमीटर से। किससे, तो मैनोमीटर से। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए उसके बाद कि निम्नलिखित में से किसे अंतरिक्ष एजेंसी द्वारा LINS से पाथफाइंडर छेड़ा गया था। देखिए NS जापान के एरोस्पेस से, नासा से, यूरोपियन स्पेस से, चाइना नेशनल स्पेस से। तो देखिए इसका जो 61 का जो सही आंसर हो जाएगा आप लोग के लिए ऑप्शन सी, क्या हो जाएगा, यूरोपियन स्पेस एजेंसी के द्वारा ही जो अंतरिक्ष एजेंसी थे जिसको द्वारा LINS से पाथफाइंडर छोड़ा गया था। ठीक है, नाम देख लीजिएगा, ऐसे इंपॉर्टेंट नहीं है क्वेश्चन। ठीक है, इसको ध्यान देने की उतना जरूरत नहीं है, क्योंकि ये उस टाइम का करंट अफेयर होगा, ये अभी का करंट अफेयर में उतना ज्यादा नहीं पूछेगा, अभी के करंट अफेयर में अभी के अकॉर्डिंग पूछेगा, क्योंकि हमारे पास इतना करंट अफेयर जब से मोदी जी आए हैं तब से तो करंट अफेयर का भरमार लग चुका है। डेली 10 से 20 करंट अफेयर होते हैं पर डे, कुछ ना कुछ तो सलियांस होता रहता है या फिर मोदी जी कहीं का बढ़ता करते चले जाते हैं। तो करंट अफेयर जब से मोदी जी आए तब से स्टूडेंटों लोगों के लिए करंट अफेयर बढ़ गया है, इसमें नो डाउट है। कोई भी स्टूडेंट कहेगा कि नहीं ऐसा नहीं है, तो बिल्कुल ऐसा ही है। जब से मोदी सरकार आई है तब से करंट अफेयर काफी ज्यादा बढ़ चुकी है, क्योंकि पर डे नए नए चीजें बन रही है। अच्छी चीज है कि हमारा देश डेवलप कर रहा है, लेकिन साथ ही साथ में हम लोग का भी डेवलप्ड हो रहा है। सब हम लोग का भी जो है पढ़ाई का वो शेड्यूल है वो डेवलप हो रहा है, क्योंकि हम लोग 5 घंटे में जो कवर करते थे अब 6 से 7 घंटा लग जाता है इसको कवर करने में। तो करंट अफेयर बढ़ रहा है, सबसे ज्यादा करंट अफेयर ही पूछे जा रहे हैं एग्जामिनेशन में, क्योंकि BPSC या कोई भी आयोग है ये चाहता है कि स्टूडेंट है जो अपडेट रहें, और अपडेट रखने के लिए उन्होंने 1 साल का करंट अफेयर उठा कर ही डाल देते हैं, ताकि 1 साल का करंट अफेयर बच्चों अच्छे तरीके से कर पाएं। चलिए अब अगला क्वेश्चन देख लीजिए, निम्नलिखित में से किस देश ने नए संसद भवन का निर्माण भारत द्वारा किया है। तो देखिए भारत द्वारा किया है, देखिए ये बहुत ही करंट का ही है, करंट का ही न्यूज है। तो 62 का जो सही आंसर हो जाएगा मैं आपको बता देती हूँ ऑप्शन बी, क्या हो जाएगा, अफगानिस्तान। ठीक है, निम्नलिखित में से किस समिति के द्वारा पीपी देखिए ट्रिपल पी आपने कई जगह पे देखा होगा कि मानक पुनर्निर्माण परीक्षण एवं पुनर्जीवन के लिए सुझाव के अगुवाई दिया है। देखिए दिनेश पतौरी समिति और ना अरुण पाशीला समिति, और आगे का देख लीजिए अपने को दिखा देती हूँ। ऐसे इसका ऑप्शन नेक्स्ट में और आंसर भी नेक्स्ट ही वाला होगा। देखिए विजय कालेकर समिति या दीपक मोहती समिति। तो देखिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा विजय कालेकर समिति। PPE मॉडल जो लाया गया था विजय कालेकर समिति के अनुशंसा पे लाया गया है। 64 का सही आंसर है, देखिए यहाँ पे दिया है कि
देखिए, ये 1.5 मीटर लंबे व्यक्ति को अपना संपूर्ण प्रतिबिंब देखने की आवश्यकता, दर्पण की न्यूनतम कितनी लंबाई चाहिए, तो कितनी लंबाई चाहिए, तो 64 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि 0.75 मीटर की लंबाई होनी चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य देश का पहला भूमिगत जल सुरंग बर्थ निर्माण की योजना बना रहा है, तो ये करंट है अभी का 2021 का ही करंट है ये, तो 65 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। देखिए, मैं आपको मॉडल प्रैक्टिस सेट क्यों कहती हूँ, आपको सेट प्रैक्टिस करने के लिए, क्यों, क्योंकि इसमें करंट ऐड रहता है। आपने देखा 3 करंट अफेयर आ चुका है, ठीक है, तो करंट अफेयर आपका अगर लगातार प्रैक्टिस होगा तो ये आप लोग के लिए बहुत ही ज्यादा फायदा होगा। मॉडल प्रैक्टिस सेट से ही आप लोग करंट अफेयर सेट प्रैक्टिस करें, आप लोग के लिए ज्यादा अच्छा रहेगा। ये मेरा सजेशन है, बाकी आप लोग अपने तरीके से देख लीजिएगा। जो मैं कर रही हूँ वही मैं आपको बता देती हूँ। अब देखिए, निम्नलिखित में से किस देश ने चीनी युआन में अपनी कानूनी मुद्रा घोषित की है, तो देखिए इसमें जो की है 66 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जिम्बाब्वे। अब देखिए, सलमा बांध परियोजना निम्नलिखित में से किस देश का पूर्व निर्वहन किया है, तो सलमा जो योजना है वो ऑप्शन ई हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन ई। अभी कहाँ का है मैं आपको बता देती हूँ, 67 का जो सही आंसर हो जाएगा कि सलमा डैम प्रोजेक्ट है भारत और अफगानिस्तान को मित्रता का प्रतीक है, ठीक है। अफगानिस्तान में हेरात राज्य में चिश्ती शरीफ जिला में हरी नदी, ध्यान दीजिएगा, हरी नदी में यह बांध बनाया गया है जिसका निर्माण भारत का सहयोग से कर रहा है। भारत और किसके बीच में, तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ अफगानिस्तान, ठीक है, अफगानिस्तान, ठीक है, अफगानिस्तान के साथ ये कर रहा है, ठीक है, अफगानिस्तान के साथ। सलमा बांध किसका है, भारत और अफगानिस्तान के साथ मित्रता के लिए बनाया जा रहा है, ठीक है, इसको देख लीजिएगा, आप लोग का करंट का ही न्यूज है ये। अब देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस देश ने डैम सैटेलाइट स्थापित किया है, तो देखिए इसमें किसमें किया है, तो 68 का जो सही आंसर हो जाएगा मैं आप लोग को बता देती हूँ ऑप्शन ए, चीन के द्वारा किया गया है। अब देखिए, निम्नलिखित में से किस देश का 20% डेंगू वैक्सीन का अनुमोदन किया है, तो देखिए आपको पता है कि डेंगू का भी अब वैक्सीन आ चुका है और इस बार 2021 में काफी ज्यादा चर्चा में रहा है डेंगू वैक्सीन। आप लोग न्यूज नहीं देखे होंगे तो देखिएगा, अगर अभी तक आप लोग न्यूज या पेपर शुरू नहीं किए हैं तो प्लीज पेपर और न्यूज देखना शुरू कर दीजिए। बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं, मैम कहते हैं कौन सा पेपर लेते हैं, मैं आपको बता देती हूँ, कोई भी पेपर आप उठा के पढ़िए। मेरे घर में दैनिक जागरण पेपर आते हैं, मैं दैनिक जागरण पेपर को ही स्टार्टिंग से ही फॉलो कर रही हूँ और मेरे लिए वो अच्छा है। कोई भी हार्ड आप लोग नहीं पेपर यूज लीजिए। और बहुत सारा स्टूडेंट होता है कि मैम हम लोग का जो न्यूज है वो इंग्लिश में पढ़ना चाहिए, हिंदी में, मैं आपको बता देती हूँ हिंदी में ही आप पढ़िए, आपके लिए ज़्यादा समझ में अच्छे तरीके से आएगा आपको और एग्जामिनेशन में कंफ्यूजन पैदा ना करेगा। तो कोई भी आप पेपर उठाइए, अभी तक आप लोग शेड्यूल नहीं किए हैं तो सुबह जरूर पेपर पढ़िए, आधा घंटा कोई भी पेपर पढ़ लीजिए। अगर पेपर नहीं है तो मोबाइल खोल लीजिए, मोबाइल में आपके पास से बहुत सारे ऐसे यूट्यूब पे चैनल पे लोग हैं जो न्यूज़ देते हैं, उनका न्यूज़ जरूर देख लीजिएगा आप लोग, ठीक है। तो 69 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, मैक्सिको हो जाएगा। अब चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, आज का लास्ट क्वेश्चन है। 70 के अमेरिका के निम्न में से किस विश्वविद्यालय भारतीय विश्वविद्यालय के लिए एपीजे अब्दुल कलाम के इन्फोसिस फ्लोशिप आरंभ किया गया है, तो 70 का जो सही आंसर हो जाएगा आप लोग के लिए ऑप्शन बी, क्या हो जाएगा, साउथ फ्लोरिडा विश्वविद्यालय, ठीक है। तो आज चलिए, आज के लिए 70 तक ही मैं क्वेश्चन रख रही हूँ, 71 के जितने भी क्वेश्चन रहेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में आप लोग के लिए बता दिया जाएगा। तो आपने देखा कि मॉडल प्रैक्टिस सेट में 70 तक क्वेश्चन कंप्लीट करवा दिए जा चुके हैं आप लोग के लिए, और इसको ध्यान रखिएगा, अच्छे तरीके से आप लोग प्रिपरेशन करिए, खास करके फैक्ट पर ज्यादा ध्यान दीजिएगा, ठीक है। और जो भी मैंने आपको बताया है, तो बीच बीच में कोई कोई बातें उसको ध्यान रखिएगा, पब्लिकेशन ज्यादा मत लीजिएगा बुक का, और मॉडल प्रैक्टिस सेट से ही सेट प्रैक्टिस करिएगा और फैक्ट्स को जरूर ध्यान रखिएगा। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, और जो भी स्टूडेंट टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किए हैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप लोग को क्लिक करके ज्वाइन कर लीजिएगा। बहुत ज्यादा अपडेट और बहुत सारी चीजों पर मैं भेजते रहती हूँ, तो आप लोग को फायदा ही होगा उससे। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन आसानी से आपको मिल जाए। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं नए मॉडल प्रैक्टिस सेट के, यानी कि 19वां मॉडल प्रैक्टिस सेट के नए क्वेश्चन और नए फैक्ट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू सो मच।